हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई वेलकम यू ऑल बैक टू अवर इंडियन पॉलिटी सीरीज ऑफ लक्ष्मीकांत थ्रू योर लक्ष्मीकांत 6th एडिशन। बेसिकली इंडियन पॉलिटी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आपको इंस्ट्रक्शंस याद है आपको क्या करना है, राइट? अगर आप रिवीजन पर्पस के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसकी स्पीड को 1.5 कर सकते हैं या फिर आप इसे डबल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन डू इट 1.25। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। तो आर्टिकल 14 की जब हम बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता के अधिकार के बारे में। और यहां पर कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1 इज स्टेट, नंबर 2 इज पर्सन, यानी स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। When we are using the term state, तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। और जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम सिटीजन्स यानी नागरिकों को शामिल कर रहे हैं, और दूसरा इसमें हम एलियंस यानी फॉरेनर्स को यानी रेसिडेंट्स को भी शामिल कर रहे हैं। तो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन का मतलब ये कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को यानी पर्सन को मना नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा। क्या मना नहीं करेगा, क्या डिनाई नहीं करेगा? नंबर 1 इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड नंबर 2 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो अभी हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। आपको याद ये रखना है कि स्टेट मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज को। कहां पर मना नहीं कर सकता? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल इन इंडियन टेरिटरी। तो यहां पर ही ये जो है स्टेट डिनाई नहीं कर पाएगा। और ये अधिकार जो है किसको दिया गया है? सभी व्यक्तियों को, सारे लोगों को दिया गया है, यानी सिटीजन्स प्लस एलियंस को दिया गया है। तो आसान भाषा में ये आपका है राइट टू इक्वालिटी। लेकिन अब इसे और डीप करेंगे और देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी स्टेट जिस चीज को गारंटी कर रहा है उनका मतलब क्या होता है, राइट? तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है कि स्टेट जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ को डिनाई नहीं कर सकता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी डिनाई नहीं कर सकता। तो इनका मतलब क्या होता है? तो पहले तो हम देखेंगे इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब हम बात करेंगे तो ये आता है आपके ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का इसका ओरिजिन है। But when we talk about equal protection of law, then this idea has been inspired from American Constitution. डिफरेंस, ठीक, पहला डिफरेंस इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। और जब हम ओरिजिन की बात करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, तो वो कहां से लिया है? वो अमेरिका से लिया है। दूसरा, जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में जब हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, यानी प्रिविलेज नहीं है किसी को। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज तो हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, यानी समानता समान लोगों के बीच में। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता का अधिकार के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम उसे डीप में पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि आर्टिकल 14 समानता के बारे में तो बात कर रहा है, लेकिन वो बात करता है समानता समान लोगों के बीच में, इक्वालिटी अमंग इक्वल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको समझना है। इक्वालिटी अमंग इक्वल्स यानी समान लोगों के बीच में समानता की बात हो रही है। उसके बाद तीसरा जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन, यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके सिटीजन्स हैं, वो सारे के सारे बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो सब के सब बराबर हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की तो वहां पे वो कह रहा है लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइकवाइज, यानी जो लोग एक जैसे हैं उनको एक जैसा आपको ट्रीट करना है, ना कि सबको एक जैसा ट्रीट करना है। तो डिफरेंस है। इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है कि एक ब्लैंकेट कवर वो डालता है और वो ये कहता है कि सबको एक जैसा आपने ट्रीट करना है। लेकिन जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करते हैं जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो बात करता है कि आपको जो एक जैसे लोग हैं उनको एक जैसा ट्रीट करना है, ना कि सबको एक जैसा ट्रीट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके अलावा नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं है। ये कहाँ लिखा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ में लिखा है, राइट? एंड इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जहां जहां पर आपको कुछ करने से रोका जाएगा या जहां जहां पर
नो लिखा आएगा, जहां जहां पर कुछ लिमिटेशंस होंगी वो कॉन्सेप्ट जो है नेगेटिव कॉन्सेप्ट कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, यानी कई लोग हैं या फिर सभी लोग जो है उनको प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नहीं दिया जाएगा, और क्योंकि नहीं दिया जाएगा इसलिए जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है दिस इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं देने के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की बात करते हैं तो इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है कि सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो जब हम किया जाएगा के बारे में बात करेंगे तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जब हम बोलेंगे कि नहीं किया जा सकता तो वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट कंसीडर किया जाता है। तो ये बेसिक आपको कुछ डिफरेंसेस इनके बीच में देखने को मिलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और वो ये कहता है दैट इफ इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली देन आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि भैया जब हम इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि इनइक्वालिटी या इक्वालिटी जो है वो समान लोगों के बीच में होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर इक्वल्स और अनइक्वल्स को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो आर्टिकल 14 नहीं लगेगा। इसका मतलब, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं मेन एंड विमेन का। तो इक्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भैया दोनों को बराबर प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए, ठीक है, दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक। लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं कि आर्टिकल 15 में आपको विमेन रिजर्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर ये लिखा है कि भैया अगर सरकार चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है, फिर सरकार ने दिया पंचायत में। तो क्या ये इनइक्वालिटी नहीं हो जाएगा? अगर हम ये वाले कॉन्सेप्ट के साथ जाएं, इक्वालिटी बिफोर लॉ के हिसाब से जाएं, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि भैया एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए तो पंचायत के इलेक्शन में जो हम रिजर्वेशन देते हैं, जो हमने 33% रिजर्वेशन का प्रावधान है, उत्तराखंड में 50% का रिजर्वेशन का प्रावधान है, तो महिलाओं को तो फिर बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो कि एक तरफ हम इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने लिया मेन एंड विमेन का एग्जाम्पल। जब हम इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बराबर प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनको तो 50% रिजर्वेशन मिला है उत्तराखंड में। अगर हम पंचायत इलेक्शन के बारे में बात करें या फिर हम बात करें अगर उत्तराखंड में जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की, तो 30% रिजर्वेशन मिला है। तो क्या इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिल रहा है? और अगर एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा तो क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर लाइकवाइज और अनलाइकवाइज को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो आर्टिकल 14 नहीं लगेगा इसमें। यानी इस पर्टिकुलर केस में आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है या हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, पंचायत के इलेक्शन में इतना % रिजर्वेशन महिलाओं को मिल रहा है और अगर महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है तो 14 का वॉयलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये जो डिफ्रेंसिएशन किया गया है ना, इट इज़ अ रीजनेबल डिफ्रेंसिएशन, बिकॉज महिलाओं को हजारों सालों से पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, राइट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाली गई, बहुत ज़्यादा फ्रीडम उनको नहीं मिला, एंड दैट इज़ द रीज़न कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा बैक है, थोड़ा सा बैकवर्ड है वो लोग। तो उनको प्रमोट करने के लिए इस तरह के कानून बनाए जा सकते हैं। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है कि भैया आप प्रिविलेज दे सकते हो एंड दैट प्रिविलेज शुड बी रीजनेबली क्लासिफाइड। यानी अगर कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशंस है, राइट, इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन है, सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन है, तो वो आप कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया मैन एंड वीमेन का एक एग्जांपल है। ऐसे ही आप केस ले सकते हैं जनरल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का, तो वहां पे एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है ना। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो महिलाओं के ऊपर लगा है कि शेड्यूल कास्ट को हजारों सालों से वंचित रखा गया एजुकेशन से, तो जब उन्हें वंचित रखा गया तो उन्हें अगर आपको बढ़ाना है तो उनको प्रिविलेज देना पड़ेगा। इट इज नॉट द वॉल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट द वॉल्यूशन ऑफ द आर्टिकल 14। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक। अब आते हैं और बात करते हैं रूल ऑफ लॉ से, जहां से ये चीजें निकल के आ रही हैं। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, राइट। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमने अभी पढ़ा, जो कि कहां से लिया है हमने, जो हमने लिया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कहां से निकल के आया? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। और क्या है? एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये
एक एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का। तो रूल ऑफ लॉ एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, और उस बड़े अम्ब्रेला टर्म में से एक जो कॉन्सेप्ट है उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ कहा जाता है। एंड दिस वाज गिवन बाय डाइसी, ए वी डाइसी इनका पूरा नाम था, ए वी डाइसी, ठीक है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन 1883। कांग्रेस के बनने से पहले ये आया था, काफी पॉपुलर होता ये कॉन्सेप्ट, और इसका भी बड़ा योगदान है भारत के नेशनलिज्म में, ठीक है, क्योंकि लोग इसी का एग्जांपल देते थे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ एंड दिस आइडिया हैज बीन propounded इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के लोग ही रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, और भारत में ब्रिटेन के लोग ही उसका वॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एवी डाइसी ने 1883 के आसपास ये आपका रूल ऑफ लॉ दिया था। 3 बेसिक एलिमेंट हैं इसके जो आपको याद रखने हैं। पहला एलिमेंट है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, यानी आर्बिट्ररी पावर नहीं होंगी। आर्बिट्ररी पावर का मतलब ये हो गया कि मानो मैं राजा, ठीक है, और आप जो है मेरी प्रजा, तो आप एक दिन मेरे पास आए और आपने कुछ गलत काम किया है, और मैं ही जुडिशरी हूँ, क्योंकि राजा ही जुडिशरी होता था उस वक्त, न्याय देने का काम राजा का होता था। और मेरा मूड बहुत अच्छा है और आपने कोई क्राइम किया था और आपने सपोज मर्डर किया आपने, तो मैंने आपको छोड़ दिया क्योंकि मेरा मूड अच्छा है, तो दिस इज माई आर्बिट्ररी पावर। और फिर दोबारा से कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने मामूली सी कोई चोरी वगैरह करी थी, लेकिन उस दिन मेरा मूड खराब था और मैंने उसको जो है फांसी की सजा दे दी मैंने। तो ये क्या है, ये आर्बिट्ररी पावर है। तो रूल ऑफ लॉ जहां पर होगा, डाइसी का कहना है कि वहां पर जो है आप आर्बिट्ररी पावर नहीं रख सकते, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, यानी आर्बिट्ररी पावर एंड रूल ऑफ लॉ दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। और अगर हमें प्रेफरेंस देना है कि डेमोक्रेसी में, तो हमें किसी भी डेमोक्रेसी में आर्बिट्ररी पावर्स नहीं हो सकती, वहां पर रूल ऑफ लॉ चलेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट गिवन बाय डाइसी। दूसरा उन्होंने बोला इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो अब समझ में आ रहा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहां से लिया हमने, डाइसी से लिया। तो डाइसी का जो 3 है ना, 3 एलिमेंट रूल ऑफ लॉ, उन 3 एलिमेंट में से एक एलिमेंट आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, और वही हमने वहां से लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है वो रूल ऑफ लॉ से हमने लिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आपका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया जो इंडिविजुअल के राइट्स है ना, ठीक है, वो इंडिविजुअल के जो राइट है, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। उनका ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मानो ये आपके लोग हैं, ठीक है, तो इन लोगों के इंडिविजुअल राइट्स हैं, इसके इंडिविजुअल राइट्स, इसके इंडिविजुअल राइट्स, इसके इंडिविजुअल राइट्स, इसके इंडिविजुअल राइट्स एंड सो फोर्थ। तो डाइसी बोलता है कि इन सबके इंडिविजुअल राइट्स का रिजल्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। अब समझो क्या कह रहा है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो इंडिविजुअल्स को राइट नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है कि इंडिविजुअल राइट्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका डाइसी बोल रहा है। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। डाइसी ये कह रहा है कि जितने भी हम इंडिविजुअल्स हैं ना, तो हम सबके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उसका रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि इसका उल्टा है, राइट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ये कौन कहता है, ये डाइसी बोलता है, ठीक ठीक। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करेंगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद ये रखना है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या भारत में जो रूल ऑफ लॉ है वो इसको एग्री करता है, यानी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर जो है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इक्वालिटी ऑफ लॉ को भी हम जो है एक्सेप्ट करते हैं, बट हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल ऑफ लॉ है उसमें 3 में से 2 एलिमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया है। पहला जो एलिमेंट है दैट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, और दूसरा जो एलिमेंट है दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। बट वी हैव नॉट एक्सेप्टेड द थर्ड प्रिंसिपल, द थर्ड एलिमेंट, जो ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। याद रखना, डाइसी ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये रूल उल्टा हो जाता है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड एज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक, राइट। तो रूल ऑफ लॉ क्या है अब समझ में आया। डाइसी ने दिया था 1883 में, 3 एलिमेंट दिए हैं इसके,
ठीक है। और शुरू के 2 एलिमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्टेड है, तीसरा एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज रूल ऑफ लॉ, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि रूल ऑफ लॉ इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अलावा भी इसमें कुछ आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो प्रेसिडेंट के पास क्या है, कुछ इम्यूनिटीज हैं, राइट। गवर्नर के पास कुछ इम्यूनिटीज हैं। आर्टिकल 361 उनको क्या देता है, उनको कुछ प्रिविलेजेस देता है। तो एक तरफ हम बात करते हैं कि प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि प्रिविलेज दिए जाएंगे। तो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है पहले से। अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति जो है उसके ऊपर सिविल एंड क्रिमिनल केस नहीं हो सकता अगर वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा है डिपेंडेंट ऑन दी न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई है, अगर वो उसको यूज़ कर रहा है और उसके व्यूज़ को अगर वो यूज़ कर रहा है, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रिविलेज व्यक्ति को दिए गए हैं। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनको लाइबल नहीं कर सकते आप लीगली, दे आर नॉट लाइबल, कि अगर वो पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर, अगर स्टेट असेंबली के अंदर अगर कोई भी उनका बिहेवियर है, कोई उन्होंने कमेंट किया है, कोई भी एक्ट किया है, तो दे आर नॉट लीगली बाउंड फॉर दैट, दे आर नॉट लीगली अकाउंटेबल फॉर दैट। जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें कि 105 में लिखा है कि भैया जो पार्लियामेंट के अंदर की बातें वो पार्लियामेंट में रहेंगी, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। और ऐसी आर्टिकल 194 है जिसमें लिखा है कि भैया एमएलए जो भी पार्लियामेंट एमएलए जो भी स्टेट असेंबली के अंदर करेगा तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा। तो ये सब प्रिविलेज दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? ये आपके प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, सो एंड सो फोर्थ। इसके अलावा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 31C। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जहां पर भी आर्टिकल 31C आएगा, आर्टिकल 14 अपने आप वापस चला जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज आर्टिकल 31C। तो आर्टिकल 31C क्या है, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और लिखना है तो बोले तो लिखना है, अच्छे से लिखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 31C जैसे ही आपका इंप्लीमेंट होगा, वैसे ही आर्टिकल 14 जो है वो पिक्चर से चला जाएगा। ये किसने बोला? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा कुछ प्रिविलेज, कुछ इम्यूनिटीज फॉरेन रूलर्स को दी जाती हैं, एम्बेसडर्स को दी जाती हैं, डिप्लोमेट्स को दी जाती हैं, सो एंड सो फोर्थ। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसेज हैं या जो उनके एम्बेसडर, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनको भी कुछ इम्यूनिटीज, कुछ प्रिविलेज दिए जाते हैं। सो दिस इज इट अबाउट आर्टिकल 14। आपको इतना ही समझना था आर्टिकल 14 के बारे में, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और कोशिश करेंगे कि 15 और 16 एक साथ हम कवर कर लें। बड़े आपके आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बट वी विल कवर दैट, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अगेन असाइनमेंट, जैसा आप हमेशा की तरह बहुत पंक्चुअलिटी के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ असाइनमेंट कर रहे हैं। सो आई एम श्योर आप इस असाइनमेंट को भी उसी सिंसियरिटी के साथ पूरा करेंगे, ठीक है। जो लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर द डे? द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, rather it is based on the principle of checks and balance explained in 250 words? यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो आपको ये 250 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। आप चाहे तो अगर मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था एंड दे वर लाइक इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट अ गुड आंसर इन द कमेंट बॉक्स, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक अच्छा आंसर लिखो। अगर आप चाहते हो कि मैं उसका रिव्यू करूं, तो आप इसको मुझे कर लो यार, व्हाट्सएप करने में क्या प्रॉब्लम है। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना आंसर, इफ़ यू वांट अ रिव्यू फ्रॉम माय साइड। आई जस्ट वांट कि आप पार्टिसिपेट करो, आप लिखो, और बहुत इनिशियल स्टेज में आपको सही गाइडेंस मिले, और बहुत इनिशियल स्टेज में आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। फिर अनाप्शन आप सीख के आओगे, कहीं से कुछ भी लिखोगे, तो इट्स ठीक है, मैं जितना कर पाऊंगा आई विल डू। सो आप इस नंबर पे मुझे अपने आंसर व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं उसको अच्छे से रिव्यू करके आपको दूँ, ठीक। सो ऑन दिस नोट, हमेशा की तरह आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली, stay happy, stay blessed, spread happiness. God bless you. Thank you.